हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू एच कोचिंग सेंटर। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 वास्तविक संख्या के जो प्रश्नावली 1.2 है उसके सारे प्रश्नों का हल और उसके आने वाले पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, प्रमेय हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट बचते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ परमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, क्योंकि इनके बारे में भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्योंकि ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.2 इसमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही है और हमें नहीं लगता कि अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याओं को जाने बिना आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं परिमेय संख्याओं पर, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर इन सब क्वेश्चनों पे आएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं की तो परिमेय संख्या समझने के लिए तो काफ़ी लंबा सा एक स्टेटमेंट है, लेकिन हम उसे छोटे छोटे भागों में भी समझ सकते हैं जो काफ़ी इजी होगा। ठीक है, परिमेय संख्या कहने को तो हो जाता है कि ऐसी संख्या जो p/q रूप का हो यानी भिन्नात्मक रूप का हो और जो उसका हर हो वह 0 ना हो, दोनों का मसा 1 होना चाहिए। ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं और दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम छोटे छोटे शब्दों में या छोटे छोटे वाक्यों में लिख दें तो काफ़ी समझना आसान हो जाता है। एक रटी रटाई लाइन को बार बार रटना उससे तो अच्छा ही है कि छोटे छोटे स्टेटमेंट को आप अगर समझ लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं कब, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं कब, जब वह p/q रूप का हो, जब वह p/q रूप का हो यानी भिन्न रूप का हो। ठीक है, ऐसा कुछ आए कि ऊपर अंश हो और नीचे हर हो। ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या आ रही है तो उसे कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन अभी और है। ठीक है, दूसरी बात क्या है परिमेय संख्या होने के लिए? दूसरी बात यह है कि ये जो क्यों का मान है वो कभी 0 ना हो, यानी जो इसका हर हो वो शून्य ना हो, शून्य ना हो। ठीक है, हर इसका शून्य ना हो। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि p और q सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो। अब सह अभाज्य का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि p और q का जो मासा है, q और p का जो मासा है वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, हमेशा 1 होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, और चौथा स्टेटमेंट क्या है कि p और जो q हो वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, वो दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, कितना क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यानी कि अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको इन चारों नियम का पालन करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी पहला जो नियम है वो है कोई संख्या भिन्न रूप का हो, p/q रूप का हो। दूसरा है q का मान 0 ना हो। ठीक है, इसका मतलब हर शून्य नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि p और q सह अभाज्य हो, यानी p और q का जो मसा हो वह 1 होना चाहिए। और चौथी चीज़ है p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब इन्हीं बातों को आप एक स्टेटमेंट के तौर पे भी याद कर सकते हैं या ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट में भी याद कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या किस कब कहेंगे। अगर हम आपके सामने एक 0 रखते हैं, शून्य रखते हैं और हमको प्रूव करना है कि शून्य परिमेय है या अपरिमेय है, ये चेक करना है, तो कैसे चेक कर पाएंगे? तो चलिए
क्या करेंगे हम लोग, पहले तो इतना तो कर ही सकते हैं कि 0 को बाई 1 लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं, इसका हर एक लिख सकते हैं। तो क्या यह पहले वाले नियम का पालन कर रहा है, p बाई क्यू रूप का बन रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल p बाई क्यू रूप का बन रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है q का मान शून्य ना हो। अब देखिए ये तो p का मान शून्य दिया है, लेकिन यहाँ पर हमको q का मान से मतलब है, तो q का मान शून्य नहीं है यानी 1 है, तो ये दूसरे वाले नियम का भी पालन कर रहा है। और तीसरी चीज क्या है कि p और q का जो मासा हो वो हमेशा क्या हो, 1 होना चाहिए। तो हम 1 से 0 में भाग दें तो हमेशा क्या होगा, एक बार में कट जाएगा, यानी जिसका मासा होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। और नेक्स्ट क्या है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देख सकते हैं आप 0 भी पूर्णांक में आता है और 1 भी पूर्णांक में आता है, यानी ये जो शून्य है वो चारों नियम का पालन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, शून्य एक परिमेय संख्या हो जाएगा। शून्य एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर है, ये चीज स्टेटमेंट क्लियर होके आ रही है। कभी कभी ये एग्जाम में भी पूछ देता है, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन में जो आता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं, सत्य असत्य बताना होता है, तो उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि ये शून्य एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यह परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें एक पूर्णांक शब्द आ रहा है, जो बच्चे कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, अगर जो हाई स्कूल में नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं इनमें कौन कौन सी संख्याएं नंबरिंग आती है वो देख लेते हैं। तो ये जो पूर्णांक होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा, ये अनंत तक जाते हैं धनात्मक दिशा की ओर, यानी जितनी भी प्लस वाली संख्याएं आएंगी, अंक आएंगे, वो सभी पूर्णांक में आते हैं। और साथ ही साथ जितने भी माइनस में आते हैं वो भी सब पूर्णांक में आते हैं। ठीक है, यानी 0 भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में भी आएगा, और -1 2 -1 -2 -3 -4 ये अंत तक चलता जाएगा, वो भी जितने भी ये सारे नंबर आते हैं वो सब पूर्णांक होते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट होगा अब क्लियर हुआ होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के। कोई भी संख्या हो जो इन चारों में से किसी एक नियम का पालन नहीं करती हो, किसी भी एक नियम का पालन नहीं करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्याओं की। ठीक है, अपरिमेय संख्या, बस अगर कोई पूछ देता है आपसे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप सीधे तौर पे बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं इन्हीं को मिलाकर बनती है वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका चैप्टर है। ठीक है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इज इक्वल टू वास्तविक संख्याएं। क्लियर है, यही सारी चीजें हैं कॉन्सेप्ट में। तो आई थिंक हमको लग रहा होगा कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्लियर हुआ होगा। तो एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि आखिर अपरिमेय संख्या होती कैसे हैं। अगर हमने आपकी तरफ लिख दिया √2, ठीक है, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो चलिए चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो पहला p/q, हाँ बिल्कुल, अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें, इसका हर एक बना दें, तो ये p/q रूप का बन जाएगा। ठीक है, p/q रूप का तो बन गया, ये पहले वाले नियम का पालन कर लिया। दूसरा वाला नियम क्या कह रहा है कि q का मान 0 ना होना चाहिए, तो ठीक है, q का मान 0 भी नहीं है, यानी दूसरे वाले नियम का भी ये पालन कर रहा है। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि p और q का जो अभाज्य मासा होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो जब इनका मासा निकालोगे तो मासा भी इसका 1 ही आएगा, या तीसरे वाले नियम का भी पालन कर रहा है। ठीक है, अब चौथा क्या है, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो ठीक है, चेक करते हैं। तो पूर्णांक में देखिए 1 तो पूर्णांक है, बट √2 पूर्णांक है, √2 पूर्णांक नहीं है। जब √2 पूर्णांक नहीं है तो ये चौथे वाले नियम का पालन नहीं कर रही है।
जिससे कि हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये अपरिमेय संख्याओं का अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, आगे की जो प्रमेय है बुक से। तो अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक प्रमेय है, प्रमेय 1.2, इसको भी देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट क्या कहता है और इसको थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इसका ज़्यादा उपयोग है, काफ़ी महत्वपूर्ण सा प्रमेय है ये। तो इसको भी कॉन्सेप्ट को भी समझते चलते हैं साथ ही साथ। तो देखिए स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यानी कि जो p है, मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ऐसे जितनी भी अभाज्य संख्या है तो कुछ भी हो सकता है। और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं बस, और उसके बाद चलते हैं। तो देखिए अगर कहता है कि p एक अभाज्य संख्या है और p अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कहें कि जैसे p कोई एक अभाज्य संख्या हो गया और a का मान हम ले लेते हैं, मान लीजिए a का मान कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5, क्योंकि बोला है धनात्मक पूर्णांक है तो कुछ भी धनात्मक पूर्णांक हम लोग ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कहें तो देखिए, जैसे अगर हम कहें कि a स्क्वायर बाई पी, अगर कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, अगर p a स्क्वायर को काट रहा है तो ये भी पॉसिबल है, p a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जैसे में अगर हम कहें कि ऐसे ये p हो गया, p अभाज्य संख्या 2, अगर 2 4 स्क्वायर को विभाजित कर रही है, जो कि करेगी ही, तो ये 2 4 को भी विभाजित करेगी। स्टेटमेंट का मतलब यही है, ठीक है। अगर ये 2 4 स्क्वायर को काट सकती है तो ये 2 4 को भी काट सकती है। इसी प्रकार ये अगर 3 है, अगर ये 9 स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ये जो 3 है वो 9 को भी विभाजित करेगी, जो कि ट्रू है, जो कि यही स्टेटमेंट में बताया गया है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही था, ठीक है। इस स्टेटमेंट का आने वाले प्रश्न में यूज़ होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको अच्छे से याद भी करिएगा, क्योंकि आने वाले जो प्रश्न हैं उसमें इसका अच्छे से उपयोग किया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो आगे वाले प्रश्न हैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं तो उनको प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो प्रमेय है, या तो उसे प्रमेय कह लीजिए या तो उसको क्वेश्चन कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि प्रश्न की तरह ही प्रयोग किया गया है आगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स, या हम प्रमेय ही की बात करें, प्रमेय 1.3 कह रहा है कि ऐसा प्रूफ कीजिए कि जो √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने पीछे प्रूफ किया था, लेकिन तो ये तो एक थ्योरेटिकल था, एक परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को लेकर था। तो चलिए देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे बाय थ्योरी। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए अभी हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या के नियम को पालन नहीं करती हैं वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट उल्टा मानकर चलेंगे कि मान लेते हैं यह एक परिमेय संख्या है, बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। तो हमने किया ये कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइएगा, हम यहाँ से हल कर रहे हैं
ठीक है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर होती है, स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की। तो आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमने क्या माना कि मान लिया ये जो √2 है वो एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या √2 को हमने मान लिया तो इसको हम p/q के रूप के बराबर भी लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या हमने माना है तो इसके बराबर तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा कि क्या करेंगे, इस क्यू का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, q√2 बराबर p, इतना कर सकते हैं आप। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो जब इधर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, q²2, √2 से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 आएगा, और इधर क्या आएगा, p² आएगा। क्लियर है। अब इसी 2 को इधर भेज दें तो इधर क्या बचेगा, q² बराबर p²/2। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने पीछे अभी स्टेटमेंट पढ़ाया था वही इसके यूज आ रहा है। ठीक है, अगर हमने कहा कि ये जो 2 है p² को विभाजित कर रहा है तो ये जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा, वही पीछे जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे यदि 2p² को विभाजित करती है तो 2p को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अगर ये जो 2 है वो p² को विभाजित करती है तो ये जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगी, जैसा कि पहले कॉन्सेप्ट में हमने आपको प्रमेय में पढ़ाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब 2p को विभाजित करेगी, तो जब ये p को 2 विभाजित करेगी, तो जब कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करता है, जब काटता है तो कोई ना कोई एक नई संख्या निकल के आती है। तो जब 2p को विभाजित कर रही है तो कुछ ना कुछ कोई संख्या निकल के आ रही होगी, मान लेते हैं वो संख्या r निकल के आ रही है। जब 2 से p को काटा गया तो r निकल के आया। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से वही काम करेंगे कि p बराबर ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p² बराबर 4r²। ये क्लियर है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब p² की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ अगर देखिए यहाँ पे p² की जगह हम लोग रख सकते हैं, एक्चुअली इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लेना चाहिए था। तो p² की जगह हम रख सकते हैं q², यानी 2q²। तो इसको लिख देंगे 2q² बराबर 4r²। ये कहाँ से आया, समीकरण नंबर 1 से आया। ठीक, समीकरण नंबर 1 से आया। तो अब क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2q² बटा के 4 बराबर r²। 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, यानी 2q²/2 बराबर r²। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ गया कि जब 2q² को काट रही है तो 2q को भी विभाजित करेगी। तो लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यदि 2q² को विभाजित करती है तो 2q को भी विभाजित करेगी। क्लियर, यानी कि ये जो 2 है वो q को भी विभाजित कर रही है।
अब ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट नंबर ये फर्स्ट हुआ और स्टेटमेंट नंबर ये सेकेंड हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो पी को भी विभाजित कर रही है और दो क्यू को भी विभाजित कर रही है। यानी कि स्टेटमेंट एक और दो से ये प्रूफ हो रहा है कि जो दो है वो पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि जो दो है वो पी और क्यू का एक मासा है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम उसी चीज को लिख सकते हैं कि कथन एक व कथन दो से स्पष्ट है कि दो पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे हमारी कल्पना या मान में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब समझिए बात को। कथन एक में बोला कि जो दो है वो पी को विभाजित कर रही है, कथन दो में ये बोला कि जो दो है वो क्यू को भी विभाजित कर रही है। तो इसका यह मतलब है कि जो दो है वो पी को भी विभाजित कर सकती है, दो को विभाजित कर सकती है, दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में आ रही है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि दो ही पी और क्यू का मासा हो, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या होने के लिए पी और क्यू का मासा एक होना चाहिए। यहाँ आ रहा है दो, ठीक है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या के 4 नियमों में से एक नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो जो हमने माना था कि परिमेय, मान लेते हैं परिमेय संख्या √2 एक परिमेय संख्या है, तो उसमें क्या हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। तो इसका सीधा सीधा यह मतलब है कि जब √2 एक परिमेय संख्या नहीं प्रूफ हो पाई है तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं और चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले अभी एक दो क्वेश्चंस इसी तरह ठीक इसी प्रकार होंगे। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। 2 की जगह 3, 3 की जगह 5, 5 की जगह 7। तो चलिए मैं इरेज करके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है अभी देखता हूँ। एक अपरिमेय संख्या है, तो ठीक है। चलिए इसको भी सेम जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम ठीक उसी प्रकार है, कोई इसमें बदलाव नहीं होंगे, बस नंबरिंग चेंज हो जाएगी, 2 की जगह 3 आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हमने मान लिया तो √3 = P/Q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3Q बराबर के P। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करना था, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये √3 से रूट खत्म हो जाएगा, 3Q² बराबर P²। अब इस 3 को इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा, Q² बराबर P²/3। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर जब 3P² को विभाजित कर रही है तो 3P को भी विभाजित
करेगी। तो कथन एक आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, कथन एक, जब 3p² को विभाजित कर रही है तो 3p को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये कथन एक हो गया हमारा कि जब ये 3p² को विभाजित कर रही है तो 3p को भी विभाजित करेगी। तो कथन एक से क्या हो जाएगा कि जब 3 को p विभाजित कर रही है, यानी p को 3 विभाजित कर रही है तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, मान लेते हैं वो नंबर r है, r या m n a b c d जो भी आप मान सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करने के बाद क्या करेंगे, 3 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये p² बराबर p बराबर क्या हो जाएगा 3r। ठीक है, 3r हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, p² बराबर 3r का स्क्वायर, यानी p² बराबर आ जाएगा 9r²। क्लियर है। अब यहाँ पर अब देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से जहाँ p² है वहाँ पर क्या रख सकते हैं 3q²। तो इसकी जगह क्या रख दे 3q², तो ये हो जाएगा 3q² बराबर 9r²। ठीक है, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 अगर नीचे इधर लाएं तो क्या हो जाएगा q² बराबर r²। अब सेम कंडीशन यहाँ भी उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे कि जब 3q² को विभाजित कर रही है तो ये 3q को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कथन 2, जब 3q² को विभाजित करती है तो 3q को विभाजित करेगी। क्लियर है। अब सेम कंडीशन हो गया कथन 1 और कथन 2 में, यानी कि कथन 1 और 2 से यह स्पष्ट हो रहा है कि जो 3 है वो p और q दोनों को विभाजित कर रही है, यानी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या यूं हो सकता है कि दोनों का मास 3 है। क्लियर है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यह परिमेय संख्या के जो चारों नियम है उनमें से एक नियम का पालन नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये जो √3 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था। तो लिखते हैं कि कथन 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि 3p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। तो देख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइंड कर देते हैं। आप वीडियो को भी रिवाइंड करके देख सकते हैं। सेमी कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। लड़कों में काफ़ी खौफ बना हुआ है
कि ये जो √2 है √3 है इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा तरीका है। अगर आप 1 2 3 4 बार सॉल्व कर लेते हैं इसको तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो में ही हमने 2 सॉल्व कर दिया है, अभी हो सकता है 1 2 और मिल जाए तो ट्राई करेंगे उसको भी सॉल्व करने की। तो हमको लगता है कि वीडियो में ही देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ इसकी ये चीज़ क्या है, ठीक है। बाकी आप अगर 1 2 बार अपने से खुद से ट्राई करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, जो कि वो काफ़ी बड़ी लगती थी। तो देखिए क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या होती है, तो फिर उसके बाद परिमेय संख्या के नियम के अनुसार उसको हम p/q के बराबर लिख सकते हैं। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये q √3 के बगल में आ जाएगा, बराबर p बच जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √3 से रूट खत्म होकर 3 हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा, इधर p का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लिया। उसके बाद इस 3 को p के नीचे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3² p² 3। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो उदाहरण नंबर प्रमेय नंबर 1.2 दिया था, उसी के अनुसार कि जब 3 p² को विभाजित करती है तो 3 p को भी विभाजित करेगी। अब जब 3 p को विभाजित कर रही है तो कोई ना कोई नंबर आएगा, जब नंबर आएगा तो उसको फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर बचेगा p², इधर बचेगा 3r का स्क्वायर। फिर इधर क्या हो जाएगा p², इधर हो जाएगा 9r का स्क्वायर। फिर समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिखना चाहिए था, भूल गए हम। समीकरण 1 से जहाँ p² था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3k²। लिखने के बाद बाकी यही सब आपके सामने कॉन्सेप्ट है, आप एक बार देख लीजिए, ट्राई करिएगा 1 2 बार खुद से लगाने की। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण नंबर 6 में देखिए बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो 5 - √3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखो, तो देखिए इसे प्रूफ करने के लिए एक नियम है, उसको भी समझ लीजिए ताकि ये काफ़ी आसानी से हो जाए। जब किसी परिमेय संख्या में, जब कोई परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ेंगे, अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। जब किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाएंगे तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा अपरिमेय। जब किसी परिमेय में संख्या में से अपरिमेय का गुणा करेंगे तो हमें फिर रिजल्ट मिलेगा अपरिमेय। जब किसी परिमेय में भाग देते हैं अपरिमेय से तो भी हमें रिजल्ट मिलेगा अपरिमेय, ठीक है। यानी परिमेय संख्या के साथ अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, अगर कुछ भी कोई भी संक्रियाएं करेंगे तो हमें हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्याएं ही मिलेंगी। तो इसी को नज़र में रखते हुए इस क्वेश्चन को किया जाएगा जो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए, तो फिर से वही काम करेंगे जैसे पिछले वाले प्रश्न में कर रहे थे कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 - √3 बराबर p/q लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करेंगे कि जब इस 5 को उधर भेज सकते हैं या इस p/q को इधर भेज दें और √3 को उधर भेज दें, लिखेंगे 5 - p/q, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये -√3 उधर जाएगा तो प्लस में √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से भी ये p/q भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या घटाएंगे
तो रिजल्ट क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। ठीक है, और ये √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे हमारे मानक में, जिससे हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जिससे हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही था। ठीक है, तो पहले क्या मान लेंगे कि 5 माइनस जो √3 है वो परिमेय संख्या है। उसके बाद p/q के बराबर रख देंगे, फिर p/q को उधर लाया तो हो गया 5 माइनस p/q इज इक्वल टू √3। ठीक है, ठीक उसी प्रकार तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि हमने प्रूफ किया है कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, नॉट इक्वल। परिमेय संख्या इधर अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने गलत मान लिया है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 7। अब उदाहरण नंबर 7 देखिए क्या कहता है। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो 3√2 है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, वही जैसे पिछले बार हमने किया था। तो मान लेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू p/q। अब इस तीन, ये देखो 3 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी √2 बराबर बचेगा p/3q। अब यहाँ से फिर से वही काम चालू हो जाएगा कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, p/3q क्या है, परिमेय संख्या। तो दोनों बराबर हो नहीं सकते, यानी हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/3q एक परिमेय संख्या है, जिससे हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही था। ऐसे ही ये जो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी इजी है, बस इतना ही करना होता है। बस स्टेटमेंट का ध्यान रखना होता है, तो आप बार बार इस स्टेटमेंट को याद रखे रहिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली 1.2 की
कैसे प्रश्न हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जिस हिसाब से एग्जाम्पल हमने हल करवाया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चंस तो हल आराम से हो जाएंगे, फिर भी मैं हल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ हल लिखते हैं हम लोग। तो मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये √5 एक परिमेय संख्या है तो हम मान सकते हैं कि √5 बराबर इक्वल टू p/q। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5q इज इक्वल टू p। दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, ये √5 से रूट खत्म हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यानी ये जो 5 इधर अगर भेजते हैं तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से हमारा पहला कथन बन जाता है, कथन एक, यदि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब अब ऐसा हो गया तो कथन 1 से हम लोग क्या करेंगे, अतः 5 तो p को भी विभाजित कर रहा है तो कुछ न कुछ तो जरूर आएगा, मान लेते हैं m आ रहा है। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा 5m। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ये p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर यानी 25m स्क्वायर। अब समीकरण 1 से जहाँ p स्क्वायर है वहाँ पर रख सकते हैं क्या, 5q स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। समीकरण 1 से 5 से 25 कट जाएगा तो q स्क्वायर बराबर बचेगा 5m स्क्वायर। 5 इधर लाएंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब यहाँ पर भी कथन 2 हमारा बन गया तो लिखेंगे कथन 2, यदि 5q स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5q को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, कथन 1 और 2 से क्या हो गया, तो कथन 1 और 2 से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जो 5 है वो p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख भी देते हैं कि कथन 1 व 2 से स्पष्ट है कि 5p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे हमारी कल्पना में
विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 √2 √3 √5 √7 भी अगर आ गया आप तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्याएं अगर रूट के अंदर आ रही हैं तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या होगी, उसको सॉल्व करने का तरीका यही है। तो देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये स्टेटमेंट अच्छे से याद करिए रहिएगा, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब खेल स्टेटमेंट का ही है। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। तो क्या करेंगे, तो मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब 3 + 2√5 = P/Q। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेज देते हैं तो इधर क्या बचा, 2√5 = P/Q - √3। फिर इस 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 = 1/2 P/Q - 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी √5 = P/2Q - 3/2। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब √5 अभी हमने प्रूफ किया था पीछे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिससे हमारी कल्पना में क्या हो रहा है, अब दोनों देखो, अब जब ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो दोनों पक्ष बराबर तो होंगे नहीं, तो इससे हमारी कल्पना में विरोधाभास का उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस इतना ही करना था क्वेश्चन में। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेरी इस मेहनत के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आने वाली तैयारी आपकी अच्छी से हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसमें टोटल 3 क्वेश्चन्स दिए गए हैं जिसमें प्रूफ करना है कि वो सभी संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। जिनमें से पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 1/जो √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है।
तो देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। स्टेटमेंट आपको याद ही हो गया होगा, तो मुझे नहीं लगता स्टेटमेंट मैं बोल दूंगा, अगर आप लिखना चाहें तो आप सुन के लिख सकते हैं। बाकी जो पिछले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है सेम वही स्टेटमेंट होगा, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। इसको अब तक आप अपने जुबान पे रख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना जो 1/√2 है एक परिमेय संख्या मानेंगे ना, यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया तो 1/√2 है वो बराबर हो जाएगा p/q के। जब p/q के बराबर हो जाएगा तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, तो ये क्या हो जाएगा, q का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो q, p को इधर लाएंगे तो p हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा √2, यानी इधर हो गया q/p इज इक्वल टू √2। अब देखिए परिमेय संख्या है ये, क्योंकि परिमेय संख्या है उसको उल्टा करेंगे तो भी परिमेय संख्या रहेगा। तो इधर तो परिमेय संख्या हो गया, इधर ये √2 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये वाला जो पक्ष है इस पक्ष के बराबर होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि q/p परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है जिससे ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसका मतलब कि हमारे माने गए कल्पना में यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि 1/√2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही स्टेटमेंट लिखना है, आप लिख सकते हैं, आप सुनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमने 1 2 3 करवा दिया है शायद, ठीक है। तो अब आसान हो गई होंगी चीज़ें, क्योंकि स्टेटमेंट बार बार वही लिखनी पड़ रही हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा है 7√5। दूसरा क्वेश्चन है 7√5। तो मान लेते हैं ये भी कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा 7√5 इज इक्वल टू p/q। जब q हो जाएगा तो फिर वही से सेम काम करेंगे, इस 7 को इधर भेज देंगे, तो इधर बचेगा √5 इज इक्वल टू p/5q। अब देखिए 7q यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी उत्पन्न हो गया कि ये जो √5 है हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप ऐसे मत लिखिएगा, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको लिखिएगा, या जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसी को लिखिएगा, बस अंक बदल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर p/7q क्या है, वह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/7q एक परिमेय संख्या है जिससे दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे माने गए कल्पना में यह विरोधाभास को प्रकट कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6+√2 को सिद्ध करना है, यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो वही सेम कंडीशन सेम काम इसमें भी करेंगे कि मान लेते हैं कि जो 6+√2 है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, ये 6+√2 जो है वो p/q के बराबर हो जाएगा, और इस 6 को जब उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा केवल √2 इज इक्वल टू p/q - 6। अब ये वाला जो पोर्शन है हम जानते हैं कि जो √2 है वो अपरिमेय संख्या है, जबकि यह एक परिमेय संख्या है। तो स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q - 6 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे यह पक्ष दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, जिससे हमारे कल्पना में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसका सीधा सीधा यह मतलब है कि 6+√2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होता है, और हमने वास्तविक संख्याओं के सभी क्वेश्चंस उदाहरण के साथ, प्रमेय के साथ और
प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस को संपूर्ण करवा दिया है, संपूर्ण हल करवा दिया है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई टैब में उसका लिंक आ रहा होगा या वीडियो एंड होते समय भी उसका आ जाएगा वीडियो, तो आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मेन चैनल पर भी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही तैयारी करने के लिए, हाई स्कूल के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे कोई समस्या अगर आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों का टारगेट है, हम लोगों का जो टारगेट था 1000 स्टूडेंट का, 1000 स्टूडेंट का, वो 15 अगस्त तक है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, इस चैनल का सपोर्ट करके 15 अगस्त 2023 यानी आने वाला जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त आते आते मेरा यानी इस चैनल का आप 1000 स्टूडेंट को ज्वाइन करवा दीजिए, ताकि पढ़ने में और मज़ा आ सके। क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे कंपटीशन उतना ही बढ़ेगा, पढ़ने का मज़ा उतना ही आएगा, और तभी तो पता चलेगा ना कि हम कितने पानी में हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।